Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve the concluding part of ICSE Improvement Examination for the year 2025 for your subject Physics. Today going to start with question number 7 and then we'll solve 8 and 9 also and conclude this paper. So starting with question number 7, as you can see this is the graph given in the question. On y-axis load is given and on x-axis effort in kgf is given. Which attribute of load versus effort graph must be calculated to determine the mechanical advantage? What is the formula for mechanical advantage? It is load upon effort. तो अगर हम लोड ले रहे हैं जो कि y एक्सिस पे और उसको ले रहे हैं, इट मींस हम इस ग्राफ की स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अगर हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ma आ जाएगा. हमें एट्रीब्यूट की जगह पे सिर्फ स्लोप लिखना है इसके अंदर. दिस इज अवर a पार्ट. नाउ b स्लोप में आपको पता है हमेशा y एक्सिस की वैल्यू को नीचे हम x एक्सिस की लेते हैं. Which class does this lever belong to? कैसे पता लगाएंगे? हम ma को ही देखेंगे. अब ma के लिए कोई भी corresponding वैल्यू आप लोड या एफर्ट की ले लो. सपोज मैंने 30 ले लिया. 30 की corresponding वैल्यू क्या आ रही है? 15 आ रही है. इट मींस 2 आ रहा है. एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं. 40 ले लेते हैं. 40 के अगेंस्ट भी आपके पास 20 आ रही है. इट मींस फिर से 2 आ रहा है. यानी कि ma क्या है? ग्रेटर देन 1 है. 2 है मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया. तो which class does this lever belong to? How did you arrive at this conclusion? अब अगर मैं क्लास 1 लूं तो उसमें तीन चीजें पॉसिबल है. मैं ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1. लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लोड अगेंस्ट एफर्ट फॉर ए लीवर विद लोड एंड एफर्ट ऑन द सेम साइड ऑफ द फुलक्रम. अगर दोनों चीजें एक ही तरफ है, लोड भी और एफर्ट भी, तो इट मींस ये क्लास 1 तो नहीं हो सकता. अब कौन सा क्लास लीवर है? आप देख लो बीच में एल किस में होता है? क्लास 2. दिस इज क्लास 2 लीवर जिसका हमें एमए दिया गया है. दिस इज क्लास 2 लीवर हो जाएगा. तो हमें कितना लेना है क्योंकि एमए इसमें ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होता है और हमारे पास 2 वैल्यू आ रही है व्हिच इज ग्रेटर देन 1. बस इतना सा आपने देना है. और क्वेश्चन की इसी चीज के हिंट को आपने पकड़ना है. लोड एंड एफर्ट ऑन द सेम साइड. अगर वो नहीं लेते फुलक्रम बीच में तो ये क्लास 1 भी हो सकता था. इन सेकंड पार्ट numerical from sound chapter. Man fires a gun at laser seco after 3 seconds. The man then moves 80 meter towards the hill. It means हम suppose कर लेते हैं ये hill है. Earlier distance was x और बाद में जब वो 80 मीटर पास में आ गया यानी कि 80 मीटर और क्लोज आ गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x minus 80 ये आ गया. और दोनों के लिए टाइम अलग अलग दिया है. बट स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और यहाँ पर एको है तो 2d अपॉन टाइम. तो इन फर्स्ट केस हमारा 2 और टाइम इज गिवन 3 सेकंड. तो 2 इन डिस्टेंस इज गिवन एज x और टाइम इज 3. तो ये आ गई स्पीड फर्स्ट केस के लिए. फिर सेकंड केस के लिए हम निकालेंगे. इसमें 80 कम हो गया तो 2 तो 2 ही रहेगा. x का डिस्टेंस कितना हो गया? x minus 80 एंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 2.5 सेकंड. तो कैलकुलेशन के लिए हम इसको काट सकते हैं. दिस इज 2.5x हो गया और 3x minus 240. कैलकुलेट करोगे तो 3 minus 2.5 x की वैल्यू आ जाएगी और 240 इस साइड में आ गया. मींस 0.5x is equal to 240. तो x is equal to 245 और ये ले लेते हैं इसका डेसिमल हटा देते हैं. योर आंसर विल बी 5480. तो इनिशियल डिस्टेंस वाज 480 मीटर. हमें तो स्पीड बतानी है. तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू 2d अपॉन टाइम. d कितना है हमारे पास? 480. टाइम कितना लग रहा है? 3. कितना हो गया? 160 into 2 means 320 meter per second is the speed of sound. क्योंकि आपको पता ही है, आपने लास्ट में जब भी कभी ऐसे आंसर आते हैं 320, 310, 340 इतने तक की स्पीड ऑफ साउंड अगर एयर की बात हो रही है तो इतना ही रहता है. नेक्स्ट है स्टेट वन रीजन ऑफ यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स इन सोनार. अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम क्यों यूज करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स का क्या होता है? हाई डायरेक्टिविटी होती है, हाई एनर्जी कंटेंट होता है. ऐसा कोई भी ले सकते हो. मेन बात है दे आर मोर एनर्जेटिक दैट ऑडिबल साउंड एज दे कैन ट्रैवल अनलिमिटेड थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस. कितना पूरा लाइन आपको लिखना रहेगा तभी हम उसको यूज करते हैं. नाउ थर्ड पार्ट आपका रेजोनेंस से आ रहा है. रेजोनेंस के बिना कोई पेपर बनता ही नहीं है. रेजोनेंस का क्वेश्चन इस तरह से आया. डिस्प्लेस 4 solid plastic balls attached to wires and all mounted on a wooden base. When a person shakes the wooden base back and forth at a steady pace, the balls begin to vibrate as well. It is noted while all the balls vibrate, only one of them vibrate vigorously. तो कौन सी बॉल है और क्या रीजन है ये क्वेश्चन है. एक्सप्लेन व्हाई वन बॉल वाइब्रेट्स विगरसली. क्यों एक ही बॉल जो है वो हो रही है वाइब्रेट ज्यादा से ज्यादा तेज कौन सी हो रही है ये हमें मेन बताना है इसके अंदर. वाइब्रेट्स विगरसली. तो इसमें से कौन सी हो जाएगी? जिसमें रेजोनेंस हो जाएगी.
अब रेजोनेंस के लिए उसने हमें कुछ दिया तो है नहीं, कोई हिंट तो दी नहीं है, तो हम इसके अंदर कैसे कह सकते हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जिसकी उसने शेक किया, क्या स्टैंड को शेक किया ना, तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ शेकिंग द वुडन बेस मैच हो जाएगी किसके साथ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वुडन बेस बैक एंड फोर्थ लिख सकते हो आपके साथ में, मैच विद एनी वन बॉल, तो that ball will vibrate with much more frequency। सबसे ज्यादा vigorously वही मूव करेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। हमें कुछ दिया नहीं है तो हम इसमें एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि एबीसीडी में से कौन सा मैच करेगा, क्योंकि कोई हिंट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हाँ जी इतनी फ्रीक्वेंसी का हमने मैच करवाया है, या कुछ ऐसा कुछ गिवन भी नहीं है इसके अंदर। बस डिस्प्ले कर रहा है 4 बॉल्स है, 1 हो रही है, तो वही होगी जिसकी रेजोनेंस हो जाएगी। If F, A, B, C, D are the natural frequencies of vibration of the wires, then arrange them in increasing order of their frequency और justify भी करना है। अब increasing order का मतलब क्या हो गया कि हमने कम से शुरू करना है। अब सबसे कम फ्रीक्वेंसी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया। यहाँ पर वो लेंथ किसकी है, जो भी हमने वायर्स ली है, तो लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा, तो जिसकी लेंथ छोटी है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। इट मींस एफ डी की फ्रीक्वेंसी एफ ए से कम होगी, फिर एफ ए की फ्रीक्वेंसी एफ सी से कम होगी, और फिर एफ बी की फ्रीक्वेंसी इन सबसे ज्यादा होगी। एज यू कैन सी बी की लेंथ सबसे छोटी है, फिर सी की उससे बड़ी है, ए की उससे ज्यादा और डी की सबसे ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का इस तरह से बन जाएगा। विद दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका डायग्राम आ रहा है। डायग्राम भी आपको पूरा गिवन है, डायग्राम आपको दिख रहा है। विच, ये आपके पास बल्ब है कनेक्टेड बाय डुअल कंट्रोल स्विच का है, डायग्राम आपके पास 2 दिए हुए हैं। विच स्विच कैन सक्सेसफुली टर्न द बल्ब ऑन एंड ऑफ। अगर ध्यान से देखो तो सर्किट में ये लाइव आ रहा है, लाइव से आप फिगर लेके जाओ नीचे, ये पूरा तक जा रहा है और यहाँ से ये जा रहा है, यानी कनेक्शन तो ठीक है। हाँ, ये स्विच अभी ऑफ पोजीशन में, इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बट ऑफ तो कर ही सका हुआ ना, हम इसके अंदर ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ऑफ पोजीशन में है। अगर हम सेकंड वाले को देखेंगे तब भी लाइव से हम आ रहे हैं, ये इधर जा रहा है, फिर जाकर मतलब आपको ये देखना है कि हमारा लाइव से लेकर न्यूट्रल तक वाला सर्किट कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो विच स्विच कैन सक्सेसफुली टर्न द बल्ब ऑन एंड ऑफ। कर तो दोनों ही सकते हैं, बस हमने इसको कनेक्ट करना है ए वाले को, तो इट मींस हमारा आंसर इस केस में क्या आ जाएगा कि यस दोनों ही कर सकते हैं। ए पार्ट के लिए दोनों कर सकते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ ये पूछा है कि कौन सा कर सकता है। तो आपने ए में भी देखा कि लाइव से न्यूट्रल तक का पूरा पाथ जा रहा है और बी वाले में जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए भी करेगा और बी भी करेगा, बोथ ए एंड बी। अब सेकंड पार्ट में पूछा है एट प्रेजेंट इन विच सर्किट इज बल्ब ग्लोइंग। तो ए वाले में तो ग्लो नहीं कर रहा, क्योंकि आप यहाँ देख लो, यहाँ से यहाँ टच नहीं हो रहा, बात बन सकता था लेकिन अभी ऑफ है। लेकिन बी में तो बन रहा है, तो अभी के लिए किस में ग्लो कर रहा है, बी वाले स्विच से बल्ब ग्लो कर सकता है, तो बी वाला सर्किट अभी क्लोज्ड है। ए वाला सर्किट जो है, द बी वाला सर्किट इज क्लोज्ड, हमें इतना तो लिखना पड़ेगा, और ए इज ओपन, तो क्योंकि ए ओपन है इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इफ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर आर स्वैप्ड इन द सर्किट, will the circuit still function? अगर मैं सिर्फ लाइव और न्यूट्रल को स्वैप कर दूं, तो स्वैपिंग लाइव एंड न्यूट्रल does not alter the potential difference, तो वो फिर भी करेगा, क्योंकि हमने लिखना, रीजन क्या लिखना है पूछा ही उसने, does not, अगर मैंने स्वैप कर दिया तो भी does not alter the potential difference जो आ रहा है वही आ रहा है सर्किट के अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ फर्क किस पे पड़ा, डायरेक्शन पे, only direction of करंट चेंजेस, और डायरेक्शन ऑफ करंट एसी में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो करेगा ही नहीं, तो सर्किट फंक्शन करेगा। यस द सर्किट विल फंक्शन, स्वैप करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सर्किट फंक्शन करता रहेगा, बस करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा और बल्ब भी ग्लो करेगा। अगर कर रहा है तो फिर बल्ब भी ग्लो करेगा। इतना आपने मिनिमम लिखना है। सेकेंड पार्ट, डायग्राम गिवन है आपके पास, रेडियो एक्टिविटी बेस्ड डायग्राम है ये आपके पास। 1H2 इज गिवन, 1H3 इज गिवन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम गिवन है। दिस इज ड्यूटेरियम ऊपर वाला और नीचे ये ट्रिटियम गिवन है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बेसिकली आपको गिवन है, और ये दिया है कि इन दोनों से क्या बन रहा है आपके पास, ये होके एनर्जी दे रहे हैं, मतलब होने के बाद एनर्जी दे रहे हैं, और साथ में 0N1
न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है और एक और चीज है 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल भी एमिट हो रहा है। तो इसके अलावा अब ये कौन सी चीज को डिपिक्ट कर रहा है? नेम द न्यूक्लियर प्रोसेस डिस्प्लेड इन द डायग्राम। तो आपको दिख ही रहा है लाइटर न्यूक्लियाई किसमें होते हैं, तो ये फ्यूजन प्रोसेस है। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपको न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर वर्ड भी लिखो, न्यूक्लियर फ्यूजन इतना आंसर देना है। इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट दिस प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूजन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज अप्रोक्सीमेटली 10⁷ केल्विन होता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज पॉसिबल ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इतना आपको रीजन में मेंशन करना है। मास ऑफ रिएक्टेंट डैश दैट मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है तो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोडक्ट, तभी तो डेल्टा जो आता है चेंज होता है, वही तो फिर एनर्जी हमारे को प्रोवाइड कर पाता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आ जाएगा इसके अंदर। थर्ड पार्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल है। EMF 1.5 वोल्ट दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस EMF 1.5 वोल्ट है, internal resistance is given as 1 ohm, is connected to two resistors of resistance is 6 ohm and 3 ohm, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो पहले हम पैरेलल की ही निकाल लेते हैं। 1 by पैरेलल 1 by 6, 1 by 3 यानी 6 हो गया, 1 plus 2 यानी 3 by 6 यानी 1 by 2। तो पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये 2 ओम आ गया, और उसके पैरेलल में भी एक और लगा हुआ है टोटल रेजिस्टेंस के लिए कैलकुलेट करना है। हाँ भाई, अगले में ये कैलकुलेट द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर, यानी कि 2 ओम वाला हमने करंट निकालना है। तो वो कभी निकलेगा जब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की पता होगी, यानी पूरे सर्किट का मतलब हमें तीनों रेजिस्टेंसेस को प्लस करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन की 2 आई है, उसके सीरीज में 2 है और 1 इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी 5 ओम है। तो अब करंट निकालना है, तो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R, या यहाँ पर हम V ना लिख के EMF अपॉन R लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब EMF गिवन है हमने उसी को लेना है। 1.5 और रेजिस्टेंस आ गई 5, तो कितना आ गया यहाँ से 53 अपॉन 10, इट मीन 0.3 एम्पियर का आपके पास करंट 2 ओम वाले में फ्लो कर रहा है। तो करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर इज 0.3 एम्पियर। अब दूसरा बोले हमारे को 6 ओम वाले में कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर के लिए दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। जब पैरेलल में लगे होते हैं तो हमने क्या करना होता है, जिसमें करंट बोला है, जैसे 6 ओम में बोला तो हमने 6 नहीं लेना, हमने 3 लेना है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में 3 लिया, डिनोमिनेटर में दोनों को प्लस कर दिया, 3 + 6, और टोटल जितना सर्किट में करंट आ रहा है जो कि 0.3 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवीजन आ जाएगा। आपको पता है जब पैरेलल में गए तो दोनों ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो जाता है और रेजिस्टर के अकॉर्डिंगली होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे 6 वाले में निकालना है तो हम 3 वाला न्यूमरेटर में रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। दिस इज 3/9 into 0.3 यानी कि 0.9/9, तो कितना हो गया 1/10, इट मींस 0.1 ओम का करंट जो है वो 6 ओम वाले रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है। विद दिस क्वेश्चन 8 इज आल्सो ओवर। Now coming to question number 9. Spirit lamp supplying heat at a rate of 50 watt, यानी हमें पावर गिवन है 50 watt is used to melt 0.025, मास हमें गिवन है 0.025 kg of ice at 0 degree Celsius taken in a container. If all the ice in the container is melted in 168 seconds, टाइम इज गिवन एज 168 और सेकंड्स में ही गिवन है, सारे चीजें ऐसे यूनिट में ही हैं। देन व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब आपको वहां पर फॉर्मूला क्या होता है इसका, जब पावर गिवन होती है तो P * T इज इक्वल टू M * L। पावर इज 50, टाइम इज 168, मास इज गिवन एज 0.025 एंड L we can calculate now. So 50 into 168 divided by 25 और इसका डेसिमल ऊपर ले लेते हैं 1000 is equal to L आ जाएगा। अब 25 2 * 50 हो गया, so 168 into 2 8 to the 16 1 6 to the 12 13 1 and 3 336 और 1000, तो L is equal to 336,000 जूल और पर ग्राम। ये पर ग्राम नहीं, हमारे पास केजी में गिवन है तो पर केजी जूल पर केजी, और इसको भी हम किलो जूल भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पता है आपको दिख रही है 3 जीरो है, बट आंसर इज 336,000 जूल पर केजी।
ये आपका आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सिस्टम परफेक्टली इंसुलेटेड होना चाहिए। तो इफ द सिस्टम इज परफेक्टली इंसुलेटेड देन heat energy lost by the hot body is equal to heat energy gained by the cold body। इतना आपने पूरा लिखना है। In B part, why should the surface of calorimeter be polished to reduce the loss? Loss कौन सा वाला हम इससे रोक सकते हैं, पॉलिशिंग करके हम रेडिएशन वाला लॉस रोक सकते हैं। तो to reduce the heat loss due to radiation ये हमने लिखना है। लास्ट पार्ट में why should the calorimeter be made of a material of low specific heat capacity। लो स्पेसिफिक कैपेसिटी आप लोगों को पता है, हम थिन शीट ऑफ कॉपर यूज करते हैं, बट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी लो स्पेसिफिक कैपेसिटी से क्या फायदा होता है, सो दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन बाय द कैलोरीमीटर फ्रॉम द कंटेंट्स, जो भी हमने बीच में डाला फ्रॉम द कंटेंट्स टू एक्वायर द टेंपरेचर इज नेग्लिजिबल, ताकि वो अपने लिए कोई हीट नहीं लेगा। इसीलिए हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की हमेशा लो रखी जाती है। इन लास्ट थर्ड पार्ट, a student wants to design a device to connect a bulb rated, बल्ब की स्पेसिफिकेशंस दी हैं, पावर 10 है और वोल्टेज 22 है। दिस इज पावर एंड दिस इज V, 22 वोल्ट का है, टू मेज 220 वोल्ट, लेकिन उसको कनेक्ट किसके साथ करना चाहता है, वो 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना चाहता है। सो द बल्ब ऑपरेट्स एट इट्स रेटेड वोल्टेज, रेटेड मतलब 22 पे ही आ जाए। तो कौन सी डिवाइस को यूज करेगा यहाँ पर, फ्रॉम 220 को उसको नीचे लाना है, यानी क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेगा इस चीज को करने के लिए। तो आपने यहाँ पर कितना लिखना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड। Then state the principle involved in the working of this device। तो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और स्टेट बोला है तो आपने उसको डिफाइन भी करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल कैसे डिफाइन करोगे आप, when there is change in magnetic field due to varying current, करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, और कहाँ पर आ रहा है, इन द प्राइमरी कॉइल, the magnetic flux linked with the secondary coil change हो जाएगा। So an induced varying current of same frequency but different magnitude flows in the secondary coil। इतना आपको प्रिंसिपल के लिए लिखना है। When the bulb is connected to the output of the device, calculate the current drawn। अब फॉर्मूला क्या होता है, P is equal to VI। इट मींस मुझे करंट निकालना है कि कितना करंट ले लेगा, तो पावर अपॉन V, पावर कितनी है 10 है, वोल्टेज कितनी है 22 है, 10/22 को आप डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी 0.45, और एम्पियर है क्योंकि हमने करंट निकाला, तो कितना करंट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V²/P, पावर इसके हमारे पास 10 है और V जो है वो 22 है और ये 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 484 और 10, यानी कि कितना आ गया, 48.4 ओम की रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज 48.4 ओम, करंट इज 0.45 एम्पियर। So with this our last question is also over. With this I conclude my today's video. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे लग रहा है कि बस इम्प्रूवमेंट पेपर खत्म हो गया, आप मैम के साथ रह के क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाऊंगी। प्लीज शेयर माय चैनल विद योर जूनियर्स। अगर आपको मैथ्स की वीडियो में कोई पर्टिकुलर चैप्टर चाहिए क्लास 11 के लिए, तो यू कैन टेल मी, अदरवाइज आई कैन टेक क्लासेस आल्सो। आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स क्लास 11 and 12 and till class 10 all the subjects. Thank you for watching till the end. Please don't forget to share with your juniors. Thank you.